तो 11 क्वेश्चन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन 12 है। आपके पेपर में मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन कौन से नंबर पर था, बट जिस चीज में मैंने अरेंज किया है वो मेरा ये 12th क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस ना भी पढ़ के जाओ ना, आप तब भी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और हर बार सीएसआर नेट के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ओके, तो क्या दिया, इसने दिया कि ए बी कोई दो रियल नंबर है। ओके, और इसने ऐसा कुछ दिया -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स बराबर है ए एफ -1 प्लस बी एफ डैश 0 और प्लस सी एफ डैश 1। ओके, और बोला है कि ये जो चीज है ना, ये जो इक्वेशन है ना, इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2। बोलता है कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है हर पॉलिनोमियल के लिए, और वो पॉलिनोमियल कैसी है, डिग्री 2 या 2 से कम की है। और हमसे वैल्यू पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो, ये पूछ रहा है। ओके, तो हम 2 डिग्री से कम की पॉलिनोमियल किस किस को जानते हैं, हम ये इस पॉलिनोमियल को जानते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कितने डिग्री की है, एक ये 0 डिग्री की पॉलिनोमियल है। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कितने डिग्री की पॉलिनोमियल, 1 डिग्री की। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री की। और इसने कहा किसके लिए, 2 या 2 से कम के लिए। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, एक बार इस चीज को इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, -1 से 1 dx किसके बराबर आ जाएगा, देखो a फंक्शन कांस्टेंट है तो -1 के ऊपर क्या वैल्यू देगा, 1 ही देगा, तो a रह गया। तो आगे हमारा डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर सब 0 है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x -1 से 1 इक्वल टू a। तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिल गई, जब 1 पुट करेंगे तो 1 -1 इज इक्वल टू a, और यहां से हमें वैल्यू मिल गई a बराबर 2 मिल गया। ठीक है, अब इसी फंक्शन को इसके लिए सोल्व कर लेते हैं। -1 से 1 x dx क्या आएगा बराबर में, -1 के ऊपर वैल्यू कितना देगा x, -1, तो ये माइनस का a बन गया। और देखो डेरिवेटिव 0 के ऊपर वैल्यू 1 देता है, तो ये हमारा b बन गया। और 1 के ऊपर ये वैल्यू कितना देगा, डेरिवेटिव 1 वैल्यू ही देगा, तो ये मेरा c बन गया। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव 1 है, 0 के ऊपर या किसी के भी ऊपर वैल्यू 1 ही देगा ना। ओके, तो b प्लस सी आ गया। अब ये इंटीग्रेशन हम सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 से 1 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस सी। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 -1/2, तो ये चीज 0 बन जाएगी। यहां से हमें क्या मिल गया, 0 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस सी। ओके, यहां से अगर हम सोल्व करें तो b प्लस सी का वैल्यू हमें a मिल गया, तो मतलब b प्लस सी बराबर यहां से 2 मिल गया हमें ना। ओके, अब इस चीज को इसके लिए सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें 3 वेरिएबल चाहिए ना, a b और c, तभी तो ये वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ओके, बहुत इजी है। तो ये देखो -1 से 1 x स्क्वायर dx क्या आ जाएगा, देखो ये तो हमारा -1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये सिर्फ a आया। और यहाँ पर देखो डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट किया तो ये चीज 0 बन जाएगी, तो b आएगा ही। और जब डेरिवेटिव के अंदर 1 पुट किया तो ये क्या आएगा, 2, तो प्लस का 2c। ठीक है, और यहां से वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा, x³ डिवाइड बाय 3 -1 से 1 इज इक्वल टू a प्लस 2c। ओके, अब ये देखो इसका फाइंड करेंगे तो इसको क्या आएगा, कैलकुलेट करने के बाद 1/3 प्लस का 1/3, तो मतलब 2/3 इज इक्वल टू a प्लस 2c। ओके, a का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहां से c का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2c इज इक्वल टू 2/3 माइनस का a, और a का वैल्यू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 -
3 दूनी 6 डिवाइड बाई 3, तो मतलब c इज इक्वल टू 2 में से 6 गया, 4 माइनस का 4 बाई और ये 3 और ये 2 6। ठीक है, इसको सोल्व करें तो ये 2 दूनी 4 और 2 3 6 माइनस का 2/3 आ गया। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। ये हमें वैल्यू मिला c का, a का, और b का वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 माइनस सी, तो b का वैल्यू आ जाएगा 2, c का वैल्यू माइनस का 2/3 तो प्लस का 2/3 हो जाएगा, और ये बन गया 3 दूनी 6 और 2 8/3। b का वैल्यू भी आ गया, और a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा अब हमारा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू हमने ये निकाला है 8/3 और c का वैल्यू -2/3। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6/3, 3 2 जा 6, तो 2 + 2 कितना आ गया 4 आ गया। ओके, बस इतना सही क्वेश्चन था। तो ए ऑप्शन में इसने 4 दिया है, तो ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, बड़े आराम से हर कोई सोल्व कर सकता था। इसके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं हर टॉपिक से, जिसके लिए आपने अगर ना भी पढ़ा हो ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके सोल्व किया जा सकता है। देखो, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, तो ये तो आई थिंक सारे करके आए होंगे। इसके लिए क्या करते हैं, s² - 4rt को चेक करते हैं। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, जो दिया इक्वेशन है वो पैराबोलिक है। ठीक है, पैराबोलिक है। तो इसमें यही पूछा कि पैराबोलिक कौन सा नहीं है। अब अगर आप पहले पार्ट को देखो, ए पार्ट को देखो, उसमें एक बार ए पार्ट को छोड़ते हैं, पहले बी पार्ट को देखते हैं ना। पहले बी पार्ट को देखो, तो बी पार्ट में r का वैल्यू क्या दिया है, x² दिया है, s का वैल्यू क्या दिया है, -2xy दिया है, और t का वैल्यू y² दिया है। ठीक है, तो s का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4xy, और ये स्क्वायर 4x² y² माइनस का 4rt करेंगे तो x² y², तो x² y² ये चीज तो क्या आ गई 0 आ गई। तो मतलब ये तो पैराबोलिक है। ओके, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब सी को देखते हैं। सी में भी r का वैल्यू तो क्या है x² है, s का वैल्यू 2xy है, और t का वैल्यू y² है। इसको भी करूं तो क्या आएगा s² 4x² y² माइनस 4rt, तो 4x² y², ये भी क्या आ गया 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी पैराबोलिक है, तो सी ऑप्शन भी गलत। और डी में क्या है, डी में भी यही वैल्यू है, तो डी ऑप्शन भी गलत। अब एक ऑप्शन तो ठीक होगा ही ना, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बी पार्ट में एक ऑप्शन होता है। अगर ये भी गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी देखो इसको, इसमें क्या दिया इसने, इसमें r का वैल्यू दिया ही नहीं, तो मतलब r बराबर 0 है, r नहीं दिया है। s दिया हमें x², ओके, s हमें x² दिया है, और कुछ नहीं दिया हमें, t भी नहीं दिया है, इसमें t भी नहीं दिया है। तो s² - 4rt, तो ये क्या हो जाएगा x⁴ -4 0। तो ये क्या हमेशा 0 आएगा? नहीं, ये तो सिर्फ 0 के ऊपर 0 आएगा ना, हर बार तो 0 नहीं आएगा। तो ये पैराबोलिक नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है, और वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो, हमें एक गामा विद अ पॉजिटिव ओरिएंटेड सर्कल, ओके, तो हमें ऐसा दिया गया बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे, जिसमें mod z = 3/2, ओके,
और हमें ऐसा दिया गया है e की पावर आयोटा पाई z अपॉन z माइनस 1 और z माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा c। ठीक है, और हमें फाइंड इसके अंदर ये करना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्या दिया, 3/2। ये हमारा एक्स एक्सिस बोलो या फिर रियल एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस को या फिर इमेजिनरी एक्सिस। z बराबर 3/2। ये क्या है, ये एक सर्कल है ना जिसका सेंटर 0 है और कहां तक जाएगा 3/2 मतलब 1.5। तो यहाँ पर ये हमारा 3/2, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये गामा हमारा ओके और पॉजिटिव ओरिएंटेड है ना, पॉजिटिव ओरिएंटेड है। ओके, तो अब देखो इसकी कौन सी सिंगुलैरिटी, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इतना इतना, ये फंक्शन इसके अंदर कहां पर सिंगुलर पॉइंट रखता है, तो z इज इक्वल टू 1 के ऊपर, क्योंकि ये 3.3/2 क्या है 1.5 है, तो 1 कहां यही होगा। और बाकी रहता 2i और माइनस 2i के ऊपर, ओ सॉरी 2i के ऊपर, और 2i क्या आएगा यहाँ पर, तो क्या है 1.5 ही है, 1.5 आएगा, तो 2i तो ऊपर आएगा। ओके, ये बाहर है सर्कल के, तो हमें सिर्फ 1 के लिए काम करना है। तो कैसे हो जाएगा ये देखो, इस फंक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा पाई z अपॉन z माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय z माइनस 1। ठीक है, और ये हमारा गामा और dz। ओके, इसको हम रेजिड्यू थ्योरम से सोल्व कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा 2 पाई आयोटा। ठीक है, और इस फंक्शन का रेजिड्यू z इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अब देखो अगर हमें एफ जेड बाई जी जेड का क्या करना हो, रेजिड्यू निकालना हो, तो क्या होता है, अगर एफ और जी दोनों के दोनों एनालिटिक हैं, ठीक है, एफ और जी दोनों के दोनों क्या है एनालिटिक है, और मान लिया ये जो सिंगुलर पॉइंट कहां पर है, मान लिया वो पोल है इसके ऊपर, तो इसका रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ जेड नोट डिवाइड बाय जी डैश जेड नोट करते हैं। ठीक है, तो यही वाला तरीका हम यहां पर लगाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये वाली चीज सेम टू सेम ऊपर वाली, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और इस ऊपर वाली चीज के अंदर क्या पुट करना, हमें 1 पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा z की जगह 1 पुट करेंगे तो e की पावर आयोटा पाई, इसके अंदर 1 पुट किया तो 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ये तो हुआ हमारा f ऑफ z, जो मैंने ऐसे लिखा था एफ जेड बाई जी जेड। अगर ये फंक्शन z इज इक्वल टू जेड नोट पर पोल रखता है, ओके, दोनों के दोनों फंक्शन एनालिटिक है, तो इसका रेजिड्यू क्या होता है एफ ऑफ जेड नोट डिवाइड बाई जी डैश जेड नोट। अब इसका तो डेरिवेटिव एक ही आ गया ना जो नीचे है। ठीक है, ये हम ना भी लिखें तो इसके बिना काम भी चल जाएगा। ओके, और ऊपर वाले के अंदर सिर्फ हमें जेड नोट पुट करना, यहाँ पर जेड नोट हमारा 1 था। ओके, तो अब हमें सिर्फ ये सोल्व करना है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये तो हर किसी को सोल्व करना आता है आपको, इस टाइप की चीज तो हम सोल्व करते रहे हैं 11th क्लास में। तो ये क्या आ जाएगा e की पावर आयोटा पाई कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है, डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं 1 माइनस 2 सॉरी 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 आयोटा माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा 2 पाई आयोटा। ठीक है, और ये चीज इसने इसके बराबर दे रखी है 2 पाई आयोटा सी, तो हमारा ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हमारा सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये देखो इसको इसके साथ कंपेयर करें तो सी हमारा किसके बराबर है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट क्या, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, साइन पाई तो 0 हो जाएगा, नीचे क्या बचा 1, 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस 4 आयोटा। देखो 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर -1, इसलिए मैंने यहाँ पर -1 लिखा है, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन 1 में से 4 गया -3 माइनस 4 आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, सी इसके बराबर, और हमें चाहिए मोड सी, तो मोड सी तो ये हो जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, ऊपर का मोड ऊपर और नीचे का मोड नीचे, 1 का मोड 1 और इसका
9 + 16 और अंडर रूट ये कितना आ गया 1/25 और ये हमारा 1/5 आ गया। तो हमारा मोड सी की वैल्यू 1/5 आ गई। जो आंसर में बी में दिया है तो हमारा बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके, तो अगला क्वेश्चन भी हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था पी पार्ट का ही। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। क्या दिया, एफ ऑफ जेड बी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन। क्या एफ ऑफ जेड एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है? ओके, और जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई दिया है। एफ जेड है नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, ठीक है। और ये बोलता है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है। अगर फंक्शन एंटायर है तो मतलब हर जगह क्या एनालिटिक है। और फंक्शन एनालिटिक क्या हो, कैसे हो, मतलब अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो क्या कंडीशन होती है उसके ऊपर, यू एक्स बराबर होता है वी वाई और यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स, ठीक है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इस चीज को होल्ड करेगा। ओके, अब जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर इसने दिया है यू एक्स बराबर वी वाई दिया है, ठीक है, यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स दिया है, तो ए ऑप्शन तो सही है, ए ऑप्शन तो सही है, बट इसने पूछा हमसे फॉल्स, तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन हमारा क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है। अब बी ऑप्शन में इसने दिया है यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स, यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स, बट ये क्या होना चाहिए माइनस का, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और इसके अंदर फॉल्स पूछा है तो क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है, सी और डी तो सही हो जाएगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, या फिर ऐसा लिखते हैं यू वाई प्लस आयोटा वी वाई लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्या करते हैं, अगर मोड ले लें हम तो मोड किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी मैंने ये गलती से लगा दिया, वी वाई का स्क्वायर, और इसका भी अगर मोड ले लें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसका स्क्वायर, और इसको हटा देते हैं और ये चीज ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ डैश जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये मैंने गलती लिख दिया, ये एक्स है ना, क्योंकि यू एक्स वी एक्स, यू वाई वी वाई और वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो सी और डी ऑप्शन सही है, बट क्वेश्चन में फॉल्स पूछा है तो क्वेश्चन के हिसाब से सी भी गलत और डी भी गलत, तो क्वेश्चन का आंसर बी आएगा, कि बाकी सब तो क्या है, ट्रू है, और इसने फॉल्स पूछा तो बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ही है। तो इसमें एफ ऑफ जेड बराबर दिया है जेड क्यूब प्लस 2z माइनस 4 डिवाइड बाई जेड, और क्या बोलता है इसकी टेलर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताओ, और टेलर सीरीज किसके अबाउट है, जेड इज इक्वल टू 1 के अबाउट, तो z इज इक्वल टू 1 के अबाउट इसकी टेलर सीरीज क्या बनेगी, कुछ ऐसा बनेगी ए एन जेड माइनस 1 की पावर n n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, ऐसा बनेगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सेंटर है ना, जो सेंटर है वो क्या होगा, वो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद सेंटर 1 होगा,
अब ये जो फंक्शन है हर जगह एनालिटिक है z इज इक्वल टू 0 को छोड़ के। तो एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है हर जगह z इज इक्वल टू 0 को छोड़ के, और इसका सिर्फ एक ही सिंगुलर पॉइंट है। एफ ऑफ जेड हैज ओनली वन सिंगुलर पॉइंट, ओनली वन सिंगुलर पॉइंट, कहां पर, ओनली वन सिंगुलर पॉइंट एट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, सेंटर से लेकर जो पहला जो पॉइंट है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है उसके बीच का डिफरेंस या वो लेंथ उन दोनों के बीच की। तो अगर ये मेरा 1 है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है और फंक्शन 0 के ऊपर एनालिटिक नहीं है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0 के बीच की दूरी, तो क्या 1 आ गई। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया इसका, सॉरी इसका टेलर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया, जो इसमें बी ऑप्शन में दिया है, तो वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ओके